नमस्कार। जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन सच कहूं तो इसके जो आंकड़े हैं, सिद्धांत हैं और परिभाषाएं हैं, उन्हें देखकर किसी को भी थोड़ा डर लग सकता है। आज हम इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को आसान बनाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमारे सोर्स की हर परत को खोलकर देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम इस टॉपिक को एक कहानी की तरह समझेंगे। ये देखेंगे कि भारत के शहर कैसे बन रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं और मतलब इस बदलाव का असल मतलब क्या है। आपके दिए गए सोर्स के आधार पर हम इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम शहरीकरण कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। क्या सिर्फ गांव से शहर आ जाना ही शहरीकरण है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। सोर्स के मुताबिक शहरीकरण सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे रहने के तौर तरीकों में, मतलब जैसे अधिवासित प्रारूप कहते हैं, उसमें एक डायनामिक बदलाव लाती है। और ये बदलाव 3 स्तरों पर होता है: जनसंख्या का आकार बढ़ना, उसकी बनावट बदलना और उसका काम करने का तरीका बदलना। काम करने का तरीका बदलना मतलब लोग खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे काम करने लगते हैं। एकदम सही। और इसी आधार पर भारत की जो 2011 की जनगणना है, वो शहरों को 2 श्रेणियों में बांटती है। पहली है वैधानिक नगर या स्टैट्यूटरी टाउन्स। स्टैट्यूटरी टाउन्स। जी, ये वो इलाके हैं जहां सरकार द्वारा स्थापित कोई स्थानीय निकाय है, जैसे नगरपालिका, नगर निगम या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड। ये कानूनी तौर पर शहर है। अच्छा, और दूसरी श्रेणी वो थोड़ी ज्यादा जटिल लगती है। हाँ, दूसरी है जनगणना नगर या सेंसस टाउन्स। ये मतलब कानूनी रूप से तो गांव हो सकते हैं, लेकिन इनमें शहर वाले गुण आ गए हैं। इसलिए जनगणना के मकसद से इन्हें शहर माना जाता है। और इसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। और वो 3 शर्तें क्या है? ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। निश्चित रूप से। पहली शर्त है कि वहां की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो। 5000, ठीक है। दूसरी, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और तीसरी, जो सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, यहीं पर रोकते हैं। जी। वो शर्त है कि वहां के पुरुषों की काम करने वाली आबादी का कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों में लगा हो। पुरुषों की काम करने वाली आबादी, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां गलती हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो ट्रैप है जिसे जेपीएससी परीक्षार्थियों को बचना है। मतलब ये कुल आबादी या कुल कामकाजी आबादी पर नहीं, सिर्फ पुरुषों पर लागू होता है। जी हाँ, सवाल में कुल कार्यशील जनसंख्या या कुल जनसंख्या लिखकर कंफ्यूज किया जा सकता है। याद रखना है, 75% का मानदंड सिर्फ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या के लिए है। तो परिभाषा तो साफ हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? भारत के कितने लोग असल में शहरों में रह रहे हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि आंकड़े ही पूरी कहानी बताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 37.71 करोड़ आबादी शहरों में रहती है। 37.71 करोड़। हाँ, जो देश की कुल जनसंख्या का 31.1% है। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हर 3 में से 1 भारतीय शहरी है। तो फिर किस राज्य में सबसे ज्यादा शहरी आबादी है? मुझे लगता है महाराष्ट्र ही होगा, मुंबई की वजह से। संख्या के लिहाज से आपका अंदाजा एकदम सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, करीब 5 करोड़ शहरी लोग रहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। अच्छा। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल बनता है, किस राज्य की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब प्रतिशत, शहरों में रहता है? 1 मिनट। गोवा। सोर्स के मुताबिक 62% के साथ गोवा टॉप पर है। मुझे तो हमेशा लगता था कि महाराष्ट्र या शायद दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा शहरीकृत इलाका होगा। गोवा टॉप पर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह है गोवा का छोटा आकार और उसकी पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था। वहाँ बड़े महानगर नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे कस्बे भी शहरी सुविधाओं और गैर कृषि रोजगार से लैस हैं। इसलिए प्रतिशत के हिसाब से वो सबसे आगे है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रतिशत का अंतर परीक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक दिलचस्प तथ्य है। और अगर हम इस शहरी आबादी में सामाजिक समूहों को देखें, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, तो क्या तस्वीर उभरती है? यहाँ एक कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर दिखती है। शहरी आबादी में अनुसूचित जाति यानी एससी का हिस्सा 12.6% है, जो ठीक ठाक है।
लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत मात्र 2.8% है। सिर्फ 2.8%? जी, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में आदिवासी समुदाय अभी भी हाशिए पर हैं। उनकी आजीविका और सामाजिक संरचनाएं आज भी काफी हद तक ग्रामीण और वन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो शहर बढ़ रहे हैं, क्या सभी शहर एक जैसे हैं या उनका भी कोई वर्गीकरण होता है? बिल्कुल। जनगणना विभाग शहरों को उनकी आबादी के आधार पर 6 वर्गों में बांटता है। वर्ग 1 में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं और इन्हीं को असल में सिटी कहा गया है। बाकी वर्ग छोटे होते जाते हैं, वर्ग 6 तक, जहां 5,000 से कम आबादी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की कुल शहरी आबादी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं वर्ग 1 के बड़े शहरों में रहता है। हाँ, और यही शहरीकरण की कहानी का क्रक्स है। हमारे देश में शहरी आबादी कुछ बड़े शहरों में ही सिमट कर रह गई है। इसी से जुड़ा एक और तथ्य है कि देश में 53 शहर मिलियन प्लस सिटीज हैं, यानी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले। और छोटे शहर? दूसरी तरफ छोटे यानी वर्ग V और V6 के नगरों की संख्या लगातार घट रही है। शहरी इलाकों के नाम सुनने में आते हैं, जैसे मेगालोपोलिस या सन नगर। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये कुछ खास टर्म्स हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर को महानगर या मेट्रोपोलिस कहते हैं। जब ये और भी विशाल हो जाएं, लगभग 40-50 लाख से ज्यादा, तो उन्हें मेगालोपोलिस कहा जाता है। मेगालोपोलिस? जी, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जीन गॉटमैन ने किया था। और सन नगर कॉन्युबेशन? ये क्या है? जब दो बड़े शहर फैलते फैलते आपस में जुड़ जाते हैं तो उस जुड़े हुए इलाके को सन्नगर कहते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है हैदराबाद और सिकंदराबाद। अच्छा। इसी तरह एक और शब्द है आमलैंड, जिसे आंद्रे एलेक्स ने दिया था। इसका मतलब है शहर के आसपास का वो ग्रामीण इलाका जो अपनी जरूरतों जैसे दूध, सब्जी के लिए शहर पर निर्भर होता है और शहर से सेवाएं लेता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या शहरों का भी इंसानों की तरह एक जीवन चक्र होता है? क्या वे भी पैदा होते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लुइस मम्फर्ड नाम के एक विचारक ने 1938 में यही बताया था। उन्होंने शहरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताईं। पहली अवस्था है इयोपोलिस, यानी गांव से शहर का जन्म। फिर आता है मेट्रोपोलिस, जहां शहर बड़ा और ताकतवर हो जाता है। और फिर मेगालोपोलिस, जिसे उन्होंने शहर की चरम अवस्था कहा। लेकिन सोर्स कहता है कि यहीं से समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। मेगालोपोलिस के बाद आता है टायरेनोपोलिस, जहां शहर में भीड़, अपराध और गिरावट शुरू हो जाती है। और सबसे आखिर में आती है नेक्रोपोलिस, यानी मृतकों का शहर। नेक्रोपोलिस? हाँ, जब कोई महामारी, युद्ध या अकाल शहर को तबाह कर देता है। नेक्रोपोलिस, ये तो बहुत नाटकीय लगता है। इन अवस्थाओं के अलावा शहरों के विकास को समझाने वाले कुछ सिद्धांत भी हैं। सोर्स में बर्गर्स, होमर ह्यूट, हैरिस उलमैन जैसे कई नाम हैं। क्या ये सब याद रखने होंगे? देखिए, सबके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉल्टर क्रिस्टॉलर का केंद्र स्थल सिद्धांत यानी सेंट्रल प्लेस थियरी सबसे जरूरी है। अच्छा। ये जेपीएससी में मैच द फॉलोइंग में कई बार आया है। ये थ्योरी बस ये समझाती है कि कैसे बड़े शहर अपने आसपास के छोटे कस्बों और गांवों के लिए एक सेंटर या बाजार का काम करते हैं। तो बाकी के नाम बस एक बार देख लें, लेकिन क्रिस्टॉलर का नाम जरूर याद रखें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इस चर्चा के सबसे मुख्य सवाल पर आते हैं। भारत का ये जो तेजी से होता शहरीकरण है, ये एक वरदान है या एक अभिशाप? ये इस विषय का कह सकते हैं दिल है। चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। पहले वरदान की बात करते हैं। शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण है पुश और पुल फैक्टर्स। पुश एंड पुल? जी, गांवों में गरीबी, कृषि संकट और बेरोजगारी लोगों को बाहर धकेलती है, मतलब पुश करती है। वहीं शहरों में रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें अपनी ओर खींचती हैं, यानी पुल करती हैं। और इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होता है। सोर्स के मुताबिक देश की जीडीपी में शहरी क्षेत्रों का योगदान लगभग 63% है। बिल्कुल, ये रोजगार पैदा करता है, लोगों को बेहतर जीवन देता है और सामाजिक बदलाव लाता है। ये तो हुई वरदान वाली बात, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी अभिशाप। सबसे बड़ी समस्या है अनियोजित विकास, जिसकी वजह से स्लम यानी झुग्गी झोपड़ियां बनती हैं। आंकड़ा तो चौंकाने वाला है कि 2011 में 17% शहरी परिवार स्लम में रहते थे। हाँ,
और इसके साथ आती हैं पर्यावरणीय समस्याएं। वायु और जल प्रदूषण तो हम सब जानते हैं, पर एक और खतरनाक चीज है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। क्या इसका मतलब है कि शहर सच में गर्म द्वीप बन जाते हैं? बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, गांव में होती है मिट्टी, पेड़ पौधे जो ठंडक बनाए रखते हैं। सही बात है। शहरों में होता है कंक्रीट और डामर जो दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में उसे छोड़ते हैं। इसी वजह से शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा 18 से 20 मिलियन घरों की कमी, ट्रैफिक जाम और पानी का संकट जैसी समस्याएं तो हैं ही। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, जो कि अभिशाप वाला पहलू है, क्या किया जा रहा है? सरकार के क्या पहले हैं? सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे 2005 में JNRUM आया था, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। फिर 2015 में एक साथ कई बड़ी योजनाएं शुरू हुईं, जैसे AMRUT, जिसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और स्मार्ट सिटीज मिशन भी, जिसका लक्ष्य 100 स्मार्ट शहर बनाना है। साथ ही PMAUT अर्बन, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इन योजनाओं के नाम और साल याद रखना जरूरी लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सीधे पूछे जा सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर भी इस पर नजर रखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर 2 साल में विश्व नगरीकरण संभावनाएं या वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स नाम से एक रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के शहर किस दिशा में जा रहे हैं। ये तो वाकई एक जबरदस्त विश्लेषण था। अब ये टॉपिक पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट लग रहा है। ठीक है, तो अगर इस पूरी चर्चा से मुझे JPSC परीक्षा के लिए 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल। चलिए 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स को समेटते हैं। पहला, जनगणना नगर की 3 शर्तें, खासकर वो 75% पुरुषों वाला पॉइंट। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ठीक है। दूसरा, 2 राज्यों का अंतर। सबसे ज्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में है, लेकिन सबसे ज्यादा शहरी प्रतिशत गोवा में है। बिल्कुल। तीसरा, भारत की ज्यादातर शहरी आबादी बड़े यानी वर्ग 1 के शहरों में केंद्रित है। चौथा, शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्याएं हैं स्लम का विकास और अर्बन हीट आइलैंड जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां। और पांचवां, वॉल्टर क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत और AMRUT व स्मार्ट सिटीज जैसी हालिया सरकारी योजनाएं। ये 5 पॉइंट तो अब बिल्कुल साफ है। इस बातचीत से शहरीकरण का पूरा नक्शा दिमाग में बन गया है। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं रहे। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। याद रखें, शहरीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज के आंकड़े कल बदल जाएंगे, लेकिन ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चुनौतियां और अवसर, ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि शहरीकरण हो रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि हम इसे कितना टिकाऊ और समावेशी बना सकते हैं।